हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत ही इजी चैप्टर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 11th में बहुत अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री सीखे हैं या जिन्हें जर्नल एंट्री का रूल्स और रेगुलेशंस कैसे फॉर्म करते हैं वो बहुत आसानी से ये चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। और जिन बच्चों को थोड़ा सा जनरल एंट्री में अगर प्रॉब्लम है, डोंट वरी, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और हमें ये आसानी से आ जाएगा। ये चैप्टर का इतना वेटेज है बच्चों कि ये आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से टोटल 18 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम होता है, 5 मार्क्स का आपको बिल का फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए आता है और 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए 80 मार्क्स के पेपर में से 18 नंबर्स आपको सिर्फ ये अकेला एक चैप्टर देगा। और है क्या इसमें? सिर्फ जनरल एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहले इसके हम डेफिनेशंस को समझते हैं कि इसका डेफिनेशंस क्या है, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ as per section 5 of the Negotiable Instrument Act 1881, ओके, इसका मतलब हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये एक कायदा कानून है, ये एक एक्ट है, ये एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। ओके, जरा समझते बच्चों। एज पर सेक्शन 5, सेक्शन 5 का मतलब होता है कि इसे सेक्शन 5 में इसको डिफाइन किया गया है। आगे हम डेफिनेशंस देखेंगे। एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जैसे बच्चों आप लोग ओसी एसपी में बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे, कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एक्सेट्रा। वैसे ही इसका भी एक एक्ट है 1881 में जो ये बना होगा। ओके, जरा इसमें आने वाले कुछ वर्ड से पहले उनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा कि एज पर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये नेगोशिएबल का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो नाउ नेगोशिएबल इज ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मींस व्हाट? ट्रांसफरेबल। एंड इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट? इसका मीनिंग क्या होगा? तो इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स। चैप्टर के नाम से आपको पता चल गया होगा बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स, तो बिल्स कैसे होते हैं? सिस्टम जनरेटेड, हैंड रिटन, सब रिटन फॉर्मेट में होते हैं। तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना है कि बिल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, किन के बीच में ड्रॉ किया जाता है, क्यों ड्रॉ किया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मैं डेफिनेशंस रीड कर रहा हूं, आपके बोर्ड पे है और उसमें आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको मैं अंडरलाइन के जरिए आपको बताऊंगा। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग मैंने क्या समझा? रिटन डॉक्यूमेंट। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है बच्चों कि ये रिटन फॉर्म में होगा, ये लिखित रूप में होगा। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के अनुसार। साइन बाय द मेकर, अच्छा साइन बाय द मेकर मींस व्हाट? जिसने बिल बनाया वो उस बिल पे साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, डायरेक्टिंग मतलब उस बिल में किसी एक व्यक्ति विशेष को डायरेक्टिंग किया रहेगा कि किससे पैसा हमें लेना है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट द फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट मींस जब हम जिस व्यक्ति को उधारी में वस्तु बेचेंगे उससे फ्यूचर में कौन सी तारीख को पैसा लेना है, जिसे हम लोग लीगल ड्यू डेट कहते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि फ्यूचर डेट कैसे निकालते हैं, ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, डिमांड ऑन एट अ फ्यूचर डेट सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। उस रुपए का भी बिल के अंदर जिक्र होगा कि कितने रुपए आप सामने वाले से आप फ्यूचर में लेने वाले हो, कितने रुपए को आपने उधारी में डील किया हुआ है, ट्रांजैक्शन किया हुआ है। और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। बच्चों याद रखना इसमें एक वर्ड है बियरर, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मतलब समझते बच्चों, बियरर का मीनिंग होता है द होल्डर ऑफ द बिल। द ऑर्डर मतलब जिसने ये बिल बनाया उसके बोलने के अनुसार आप क्या करोगे? आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर ये डेफिनेशन से कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि चैप्टर्स की बेस पे पहले वो जानना जरूरी है। ध्यान दो बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ सेलर एंड बायर इन दोनों पर ही डिपेंड है।
ओके, किस तरीके से? सेलर गुड्स सेल करेगा, बायर परचेस करेगा, और अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, अगर ये उधारी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो फिर क्या होगा बच्चों? अगर उधारी में ट्रांजैक्शन होगा तो बिल जनरेट किया जाएगा, बिल बनाया जाएगा, और जब बिल बनेगी तो उस पर डेट मेंशन होगा, और इस तरीके से हम चैप्टर्स के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जस्ट पहले समझते हैं कि 1881 में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। मैं बोर्ड को रफ करता हूं तो आपको थोड़ा सा और देखने के लिए मिलेगा इसमें। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत सेलर या बायर दोनों में से किसको ज्यादा जरूरी है? अगर मेरा ओपिनियन लिया जाएगा तो ये दोनों की जरूरत है। मतलब आज मैं कह रहा हूं, जैसे बच्चों मैंने क्या कहा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर सेलर और बायर पे डिपेंड है, और ये पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन का चैप्टर है बच्चों, सिर्फ उधारी से रिलेटेड वाला है। ओके, जरा समझते बच्चों। 1881 में ऐसा क्या हुआ होगा कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर ये एक्ट फॉर्म करने की जरूरत पड़ी होगी? जरा आप मुझे बताइए बच्चों, अगर आप कोई दुकान खोलते हो तो क्या आप उस दुकान में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करोगे? आप कैश में सामान को बेच सकते तो हो, लेकिन अगर आप क्रेडिट नहीं बेचोगे तो आप सेल जनरेट नहीं कर पाओगे। तो कोई भी बिजनेसमैन जितना कैश में ट्रांजैक्शंस करता है क्रेडिट में भी करना पड़ता है। दूसरी बात बच्चों, क्या कस्टमर्स अच्छा, कस्टमर्स मींस जानते हो कस्टमर्स क्या होता है? कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट who demand for goods and services on the regular basis। ओके, कस्टमर्स रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करता है, लेकिन क्या बच्चों कस्टमर्स की इनकम रेगुलर होती है? उसे तो इंतजार करना पड़ता है कि एक महीने बाद उसकी सैलरी आएगी, वीकली सैलरी आएगी, जैसे भी आएगी। तो कस्टमर्स की मजबूरी है कि उन्हें उधारी में गुड्स खरीदना पड़ेगा। ओके, अब जरा सोचिए दुकानदार, अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आने की जरूरत क्यों है। तो सेलर क्या करेगा बच्चों? अब जरा सोचिए, अगर सेलर क्रेडिट में सामान नहीं बेचेगा तो वो मोर सेल्स, हायर सेल्स जनरेट नहीं कर सकता। दूसरी चीज वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का गेन नहीं कर सकता, फायदा नहीं कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में सामान नहीं बेचूं तो वो कस्टमर्स किसी और दुकान पे जाएगा और वहां से शायद उन्होंने ऑफर कर दिया तो मेरे यहां से मेरा कस्टमर चला गया। अगर सेलर अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में सामान बेचता है तो इसका यह फायदा है कि वो उस कस्टमर्स को अपने पास एंगेज करके रखेगा, वो कस्टमर दूसरे के यहां नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों कि सेलर मार्केट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले सकता है। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये सिर्फ सेलर की जरूरत है या कस्टमर की जरूरत नहीं है, ये दोनों की जरूरत है। दोनों साथ में आके ये बिल्स ड्रॉ करते हैं, दोनों जब अग्री होते हैं कि हाँ हमें क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो वो जाके आपके चैप्टर्स की ओर आगे बढ़ता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर एग्जैक्टली है क्या। ओके, नाउ बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ सेलर और बायर पे डिपेंड है। मैं आपको एक स्टोरी के हिसाब से पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगा कि एग्जैक्टली ये चैप्टर में क्या है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री कैसे बनती है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो, तो पहले आप चैप्टर का बेसिक समझिए। ओके बच्चों, मान लीजिए मिस्टर ए एक सेलर है और मिस्टर बी एक बायर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन होता है बच्चों, एक क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो बच्चों आप भी जानते हो कि ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो बच्चों
ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप सिर्फ क्या करोगे, कैश की एंट्री पास करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बच्चों याद रखना, कैश ट्रांजैक्शन हुआ तो ये चैप्टर का तो शुरुआत होगा ही। आप जरा अपने आप से क्वेश्चन कीजिए बच्चों, आप जब जिस दुकानदार के पास जाते हो, आप जब कैश में कोई सामान खरीदते हो तो क्या वो आपका नाम किसी चौपड़ी में रिकॉर्ड करता है? नहीं करता है बच्चों। लेकिन उसी दुकानदार से जब आप उधारी में सामान खरीदते हो तो वो अपनी नोटबुक में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखेगा। क्यों रिकॉर्ड करके रखेगा? एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे और रेफरेंस के तौर पे कि फ्यूचर में उसे याद रहे कि मुझे कितने लोगों से पैसा लेना है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे ही डिपेंड है। बिल कब बनेगा? बिल कब बनेगा? जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो इतना याद रखना बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है, अगर आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो, अगर कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप कैश की एंट्री पास करोगे और बिल का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। चलिए दूसरे पे बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर सेलर ने मिस्टर बी को, बायर को क्रेडिट में सामान बेचा, ओके, क्रेडिट में सामान बेचा। मान लीजिए कि 10,000 का गुड्स उन्होंने बेचा मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी ये बोल रहे कि सर मैं आपको 2 महीने के बाद पैसा दे दूंगा, 2 महीने के बाद पैसा दे दूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर ए अग्री हो जाएंगे? उनके ओरल कम्युनिकेशंस पे ट्रस्ट कर लेंगे, भरोसा कर लेंगे कि हाँ मिस्टर बी सच में हमें पैसा दे देंगे 2 महीने के बाद? नहीं बच्चों, ओरल कम्युनिकेशंस की कहीं पे जगह नहीं होती है। तो उसीलिए जैसे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो बच्चों मिस्टर ए क्या करेंगे? मिस्टर ए एक ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, एक अग्रीमेंट पेपर लेंगे और उस पे पूरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि 2 महीने के बाद मिस्टर बी हमें ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो इतने समय के बाद हमें पैसा दे देंगे। तो ध्यान देना बच्चों, जैसे मिस्टर ए, सेलर ने बी को उधारी में गुड्स बेचा, जैसे ही उधारी में गुड्स बेचा, द सेलर बिकम द क्रेडिटर। सेलर क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। ओके, सेलर क्रेडिटर बन जाएगा एंड मिस्टर बी यानी कि बायर बिकम द डेटर्स। क्या बन जाएगा बच्चों? डेटर्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? बच्चों आप लोगों ने 11 में पढ़ा रहेगा, कस्टमर मतलब क्या? डेटर, और जिसको पैसा देना है वो मींस क्या? क्रेडिटर। ओके, नाउ अब ये क्या करेगा? एक बिल लेगा, एक पेपर लेगा, अग्रीमेंट, उसके ऊपर सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखेगा और लिखने के बाद वो पेपर बी को ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ही मिस्टर ए ने ये अग्रीमेंट लिखा तो ही बिकम द मेकर। क्या बन जाएगा वो? मेकर ऑफ बिल, मेकर जिसने बिल बनाया। तो बच्चों बिल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज साइंड बाय द मेकर उस पे साइन करेगा और वो बिल को मिस्टर बी के पास सेंड करेगा। मिस्टर बी भी उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर साइन करेंगे और जैसे ही मिस्टर बी ने बिल के ऊपर साइन किया, ही बिकम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। क्या बन जाएंगे वो? एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, ये पूरा चैप्टर क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे बेस है, तो आप मुझे बताइए ये बिल सबूत के तौर पे कौन रखेगा? एविडेंस के तौर पे कौन रखेगा? सेलर रखेगा कि बायर? ऑफ कोर्स सेलर रखेगा। क्यों? क्योंकि सेलर को ही तो पैसा लेना फ्यूचर में। तो जैसे ही बायर ने उस बिल पे साइन किया, वो साइन होने के बाद वो बिल रिटर्न किसके पास आ जाएगा? मिस्टर ए के पास। और बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, बिल वहां पे गया, साइन होकर रिटर्न सेलर के पास आया। जैसे ही बिल सेलर के पास आ जाएगा तो मिस्टर ए बिकम द ड्रॉवर एंड मिस्टर बी बिकम द ड्रॉवी। और ध्यान देना बच्चों, यहीं से शुरुआत होगी आपके चैप्टर की, जिसमें हम टर्म्स यूज करेंगे। एक टर्म से ड्रॉवर और एक टर्म से ड्रॉवी। ओके, ध्यान देना बच्चों, मैं आप लोगों को ये सबके नाम क्यों इस तरीके से बता रहा हूं। अगर आप लोग चैप्टर्स का बेसिक अच्छे से सुनोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। अभी ये जो वर्ड आए ड्रॉवर एंड ड्रॉवी, ये है आपके चैप्टर के वर्ड्स। आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ओके, तो आप मुझे बताइए बच्चों, जैसे ही बिल साइन होके ड्रॉवर के पास आया,
अब उसके आगे की स्टोरी और क्या है, बिल साइन होके ड्रॉवर के पास आ गया। तो बच्चों जैसे ही बिल साइन होके ड्रॉवर के पास आता है वैसे ही ड्रॉवर के पास टोटल 4 ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। अब ये ऑप्शन क्या होते हैं, स्टोरी सुनिए बच्चों, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने में बहुत काम आएगी, चैप्टर्स को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा क्वेश्चंस को। ओके, जैसे ही बिल साइन होके ड्रॉवर के पास आ गया, ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब बोलोगे सर ये ऑप्शंस क्या होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ड्रॉवर उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वो ऑप्शंस में बोर्ड पे लिख रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब तक हम लोगों ने ये देखा कि बिल ड्रॉवी साइन करता है और साइन करने के बाद वो रिटर्न ड्रॉवर के पास आ जाता है। ओके, तो बच्चों आप मुझे बताइए कि मान लीजिए क्रेडिट पीरियड 2 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 5 महीने का होगा। ठीक है, अगर उसके बीच में ड्रॉवर को पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा, क्या वो टाइम से पहले ड्रॉवी के पास जा सकता है पैसा मांगने के लिए? नहीं जा सकता है, क्योंकि ड्रॉवी तो बोलेगा भाई मैं तो आपको 2 महीने 3 महीने के क्रेडिट पीरियड पे क्या है बिल साइन किया है, तो आप टाइम से पहले कैसे आ सकते हो। ओके, तो आज हम उसी के बारे में जरा जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही बच्चों हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए कौन थे, हमारे सेलर, जो आगे जाके चैप्टर में क्या बनते हैं ड्रॉवर। बिल साइन होने के बाद वो बिल किसके पास आ गया बच्चों, ड्रॉवर के पास आ गया। तो जैसे ही बिल ड्रॉवर के पास साइन होके आ जाएगा तो ड्रॉवर के पास टोटल 4 ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। कितने ऑप्शंस बच्चों, 4 ऑप्शंस। ओके, जिसमें सबसे पहला नाम है रिटेन्ड ऑफ बिल। क्या है बच्चों, रिटेन्ड ऑफ बिल। सेकंड है बिल डिस्काउंटेड एट बैंक। थर्ड है एंडोर्समेंट ऑफ बिल एंड फोर्थ है बिल सेंड फॉर कलेक्शंस। तो टोटल 4 ऑप्शंस क्रिएट होते हैं ड्रॉवर के पास। मतलब ड्रॉवर उस बिल के साथ कौन सा ऑप्शन करेगा वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। किसी में ऑप्शन नंबर 1 होगा, किसी में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, किसी में मल्टीपल भी हो सकते हैं। 2 बिल रहेंगे तो एक के साथ ड्रॉवर ने ये ऑप्शन लिया, दूसरे के साथ आपको ये ऑप्शन लिया। और याद रखना बच्चों सारे ऑप्शंस की जर्नल एंट्री बनती है। मैं आपको सिर्फ आज थियरी बता रहा हूँ, उसके बाद हम